एक पत्रकार का काम है सरकार से सवाल करना, ना कि विपक्ष से, क्योंकि जनता ने उस सरकार को जिम्मेदारी दी है देश चलाने की। एक पत्रकार का काम है देश को जोड़ना, ना कि हिंदू मुस्लिम करके तोड़ना। लेकिन अगर आप अमन चोपड़ा हो तो आप पत्रकारिता की अर्थी साथ में लेकर चल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है मंडी में मीडिया। मीडिया के बर्बाद होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अमन चोपड़ा। आज अमन चोपड़ा की पत्रकारिता का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि वो कितना नीचे गिर सकते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा 16 मार्च को हुई थी। उसके बाद से अमन चोपड़ा ने अब तक किन मुद्दों पर बात की है, इसके लिए हमने उनके YouTube पर उपलब्ध ये देश नहीं झुकने देंगे लिस्ट देखी। 16 मार्च के बाद से उपलब्ध 29 एपिसोड का हम विश्लेषण कर रहे हैं और जिसमें हमने जो चीजें पाई हैं वो आपको बताते हैं। एक एपिसोड में अमन चोपड़ा ने ब्रजभूषण पर बात की, लेकिन उन पर जो आरोप है उसके बारे में नहीं पूछा। एक एपिसोड में खालिस्तान पर बात की। एक एपिसोड में इन्होंने योगी सरकार की वाहवाही की। 5 एपिसोड में वाह मोदी जी वाह किया। 6 एपिसोड में कांग्रेस और बाकी विपक्ष को टारगेट किया और सबसे अधिक 15 एपिसोड ऐसे थे जिसमें हिंदू मुस्लिम किया गया और इन 15 में से स्पेशली 8 एपिसोड तो सिर्फ मुसलमान विरोधी बनाए गए। अब जरा सोचिए कि एक आदमी जो आपकी टीवी पर रोज आता है और देश के करोड़ों लोगों को बताता है कि देश की हर समस्या का जिम्मेदार मुसलमान है और आप उसे पत्रकार कहते हैं, तो गलती आपकी भी है। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए थी, लेकिन अमन चोपड़ा ने उन तमाम मुद्दों को अपने धार्मिक ध्रुवीकरण की आड़ में छोड़ दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों ने राजनीतिक दलों को अपने हित के साथ पैसा दिया है। डेटा से साफ पता चलता है कि घाटे में चल रही कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब हमारे सामने है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, साथ ही इस चंदे की एवज में उस कंपनी को सरकार ने कितना मुनाफा दिया, ये सब भी पता है। लेकिन अमन चोपड़ा ने इस मुद्दे पर सरकार से एक सवाल नहीं किया और ना ही इस पर कोई एपिसोड किया। कोविड वैक्सीन निर्माता ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी ने खुद अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया कि उसकी वैक्सीन से हार्ट अटैक आ सकता है। दरअसल कोविड-19 के खिलाफ उसके टीके में टीटीएस पैदा करने की क्षमता है। टीटीएस से हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा हो सकती है। इंडिया में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था और सीरम इंस्टीट्यूट ने मोदी सरकार को इस वैक्सीन को बेचने से पहले ही 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तो क्या सरकार के हेल्थ सेक्टर पर सवाल नहीं उठना चाहिए था? प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए खुद नरेंद्र मोदी रैली करने पहुंचे और कह रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट मतलब मोदी को वोट, इनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे थे और मंच पर उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्हीं प्रज्वल रेवन्ना के पेन ड्राइव से जब 2976 अश्लील वीडियो निकलते हैं, महिलाएं यौन शोषण और बलात्कार जैसे आरोप लगाती हैं, तब अमन चोपड़ा के मुंह पर टेप लग जाता है और इस देश की महिलाओं के साथ हुआ इतना बड़ा जघन्य अपराध भी अमन चोपड़ा को मामूली बात लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहमति है। इस पर भी अमन चोपड़ा ने एक भी एपिसोड नहीं किया। अब लिस्ट को समझिए। महंगाई पर एपिसोड 0, बेरोजगारी पर एपिसोड 0, शिक्षा पर एपिसोड की संख्या 0, महिला सुरक्षा पर एपिसोड की संख्या 0। इसके बाद लगभग 1 साल से चल रही मणिपुर हिंसा पर भी कोई सवाल नहीं, एपिसोड 0। लद्दाख में सोनम वांगचुक 21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, लद्दाख के मसले पर भी एपिसोड 0, यानी इनकी पत्रकारिता 0। अमन चोपड़ा जी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर क्या कर रहे थे, सवाल ये उठता है। तो मैं आपको बताता हूं। ये एपिसोड कर रहे थे मोदी का 400 कंफर्म हो गया। अभी रिजल्ट तो छोड़िए, चुनाव ही कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इनके पास खबर है कि 400 पार कंफर्म हो गया है। इतना कॉन्फिडेंस तो खुद मोदी जी को नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मान गए विरोधी, आएंगे तो मोदी। कॉन्फिडेंस की हद है। ऐसा लग रहा है कि पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता को एक एपिसोड दे दिया गया। यही नहीं, अभी और देखिए। आप पर खालिस्तानी संगठन से फंडिंग के आरोप, मंदिर हटाकर मस्जिद बनाएंगे राहुल गांधी। यहां इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। यहां ये विपक्ष के एंटी हिंदू होने का
सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ताकि एक विशेष पार्टी को इसका फायदा हो सके। आपको पता भी नहीं है कि पिछले 10 सालों में आपको इंसान से कब हिंदू बनाया गया। ये तो हो गई लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से इनकी पत्रकारिता के स्तर के गिरने के प्रमाण, लेकिन इससे पहले ये क्या करते आ रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। और लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी कर रहे हैं। इनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बनाए गए कुछ एपिसोड के नाम देखिए, ऐसा लगता है कि किसी सड़क छाप आदमी ने इनका नाम दिया हो। उज्जैन थूक कांड पर बड़ी सजा। इस थूकने वाले घटनाक्रम के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। बावजूद इसके मुख्य शिकायतकर्ता ने आरोपियों को पहचानने तक से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई थूकने वाली घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करा दिए। हालांकि 5 महीने बाद इन आरोपियों को बेल मिल गई, लेकिन ये अपने टूटे घर को अब तक नहीं बन पाता। यह एपिसोड अकेला उदाहरण नहीं है जिसमें इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम सुनिए। मुक्ति मार्ग पर काशी मथुरा, 72 हूर सच या फितूर, हनुमान चालीसा से गूंज उठी मुस्लिम गली, रिजवान को जय श्री राम कौन परेशान, हेमंत की शपथ मदरसा मुक्त भारत, रामद्रोहियों पर बुलडोजर का प्रहार, फिर कट्टर आया बुलडोजर, हलाल का आतंकी कनेक्शन, हिंदू आबादी घटेगी अराजकता बढ़ेगी, कांग्रेस को मुस्लिम फर्स्ट कावड़ियों से कष्ट, ममता का शेख चाहता था अलग देश, हिंदू बेटियों के खिलाफ अपराध लव जिहाद, हल्द्वानी दंगा पीछे रोहिंग्या, आईएसआई एजेंट हामिद अंसारी आया किसने बुलाया, हिंदू बेचारा वक्फ का मारा, गुजरात मॉडल से दंगाइयों का इलाज। ये इनके द्वारा किए गए एपिसोड हैं और ये खुद को पत्रकार कहते हैं। लगभग पिछले 1 दशक से इनका यही हाल है, जिससे ये पत्रकारिता के स्तर को लगातार नीचे ले जा रहे हैं। और ऐसे पत्रकार ही भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के गिरने के दोषी हैं। पहला, ये बीजेपी सरकार के प्यार और मुस्लिम विरोध में इतना डूब चुके हैं कि काल्पनिक कहानियां बनाते हैं। साल 2022 में भी इन्होंने राजस्थान के अलवर जिले की एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें दिखाया गया कि अलवर जिले के राजगढ़ में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया है, जिसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद विध्वंस अभियान के बदले के रूप में दिखाया गया। हालांकि इस मंदिर को राजगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के आदेश के बाद ढाया गया था और राजगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल में टोटल 35 सदस्य थे, जिसमें से 34 बीजेपी के थे। यानी इस काउंसिल पर पूरी तरह से भाजपा का कब्जा था। लेकिन अमन चोपड़ा ने इस एपिसोड में दिखाया राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस मंदिर को बदले की कार्यवाही में तोड़ा है। इसके बाद अमन चोपड़ा के खिलाफ बूंदी, अलवर और डूंगरपुर जिले में राजद्रोह, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आईटी के अधिनियम के तहत 23 अप्रैल 2022 को 3 एफआईआर दर्ज की। डूंगरपुर जिले के एक स्थानीय अदालत के आदेश के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, जिसके बाद डूंगरपुर पुलिस अमन चोपड़ा को पकड़ने के लिए उनके घर गई, लेकिन ये घर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। इनके बाद 28 अप्रैल 2022 को राजस्थान पुलिस की एक टीम गिरफ्तारी के सिलसिले में नोएडा सेक्टर 16A स्थित उनके कार्यालय पर भी पहुंची, लेकिन पत्रकार वहां से भी फरार थे। अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसको साबित करने की हिम्मत भी रखिए। ऐसा मत बोलिए कि आपको भागना पड़े। दूसरा, गुजरात में गरबे में कथित तौर पर पथराव की एक घटना के बाद पुलिस ने वहां गांव वालों के सामने पथराव करने वाले मुस्लिम व्यक्तियों को पीट दिया, जिसके कुछ वीडियो वायरल हो गए, जिस पर अमन चोपड़ा ने 27 फरवरी को न्यूज 18 इंडिया पर 2 एपिसोड किए, एक नहीं 2, जिसमें ये पथराव वाले वीडियोस के लिए पूरे मुस्लिम समाज को दोषी ठहरा रहे थे। मुस्लिम व्यक्तियों की पिटाई वाले वीडियो पर प्रफुल्लित होकर कमेंट्री कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या काम हुआ। गुजरात पुलिस ने उनका इलाज किया, गुजरात पुलिस ने उनके साथ डांडिया खेला। अमन चोपड़ा की इस हरकत के बाद NSBDA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इस कथित न्यूज एंकर अमन चोपड़ा पर 50,000 रुपए और 25,000 रुपए 2 जुर्माने लगाए और इनको धार्मिक भेदभाव की भावना ना भड़काने की नसीहत दी थी। तीसरा, साल 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का एक बयान दिया, जिस पर अमन चोपड़ा ने एक एपिसोड किया। इस एपिसोड में
वो योगी आदित्यनाथ के इस बयान की निंदा करने की बजाय इसको और बढ़ाते हुए कहते हैं उन्हें यानी मुसलमानों को हिंदुओं से प्रॉब्लम है और वो 80 के खिलाफ है। हालांकि इस एपिसोड के लिए भी अमन चोपड़ा पर एनएसबीडीए ने जुर्माना लगाया, पर इनका जहर उगलना कम कहां होने वाला। भाजपा के लिए इतना समर्थन कि भाजपा प्रवक्ताओं की नौकरी खतरे में आ जाए। चौथा, अगर आपको याद हो तो साल 2022 में कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवीण नटारू की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इन्होंने इस पर एक एपिसोड किया और नटारू मर्डर के लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद भी ये इस मामले पर एपिसोड करते रहे, लेकिन नटारू की हत्या के पहले और बाद में हुई 2 मुस्लिम मौतों की रिपोर्ट करने में विफल रहे। 19 वर्षीय मसूद, जिसकी 20 जुलाई को बजरंग दल के सदस्यों ने हत्या कर दी थी, और 32 वर्षीय फाजिल, जिसकी 28 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने हत्या कर दी। एक बार फिर से एनएसबीडीए ने न्यूज 18 इंडिया को इस शो के वीडियो हटाने और भविष्य में उल्लंघन ना करने, इस तरह की कृत्य को ना दोहराने का निर्देश दिया। 5वां, फिलिस्तीन इजराइल युद्ध को लेकर इन्होंने एक शो किया, गाज़ाए हिंद, जिसमें ये फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की बात करने की बजाय बता रहे हैं कि बॉर्डर पर गजवाए हिंद पूरा बॉर्डर का इस्लामीकरण, बॉर्डर पर बड़े भाईजान, खतरनाक है प्लान, मुस्लिम कॉरिडोर, मुस्लिम बॉर्डर्स, जनसंख्या जिहाद, इस पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर एनएसबीडीए ने इनके ऊपर कार्यवाही की। अब पत्रकारिता की इतनी बड़ी अथॉरिटी इन पर 3-4 बार कार्यवाही कर चुकी है, जुर्माना भी लगा चुकी है, मगर इनके भीतर का जहर ना तो खत्म हो रहा है और ना न्यूज 18 के भीतर उस जहर को एब्जॉर्व करके जनता तक पहुंचाने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ी है, और इस हिंसा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ऐसे पत्रकार हैं, क्योंकि ये हर शाम आपके टीवी स्क्रीन पर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है तो आपको उससे खतरा है। ये सोच इस देश के भविष्य के लिए खतरनाक है और इस देश की पत्रकारिता के लिए भी। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर कोई आपको ये बता रहा है कि कोई धर्म अच्छा है, कोई धर्म बुरा है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो आदमी सबसे बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मॉलिटिक्स के साथ ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी तमाम स्टोरीज आपको लगातार मिलती रहे।